गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मैटर पदार्थ की। आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम की, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। देखो बच्चों, हमने बात की थी पदार्थ मैटर, जिसको द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ क्या होता है हमने बताया था आपको। पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वही क्या है, पदार्थ। ठीक है, जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई देता है क्या है वो क्या है, पदार्थ है। हमारे चारों तरफ जो भी है, पेड़ पौधे, किताब कॉपी पेन, ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ है। इसके बाद हमने बात की थी कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। ठीक है, हमने बात की थी तत्व। तत्व क्या होता है, समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व। समान परमाणुओं से मिलकर के जो भी पदार्थ बनता है वो क्या है, तत्व है। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से जो बनता है वो क्या है, यौगिक। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। तत्व और यौगिक दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है। तत्व तो मैंने बताया समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है कौन, तत्व। जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, ओरम, सोना, आयरन, ये सब क्या है, तत्व हैं। जैसे Cl2, Br2, I2, H2, ये सब क्या है, तत्व हैं, क्योंकि ये समान परमाणु से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, Cl2 का मतलब क्लोरीन के दो परमाणु हैं इसमें। Br2 का मतलब ब्रोमीन के दो परमाणु हैं, तो दोनों समान परमाणु हैं। I2 का मतलब आयोडीन के दो परमाणु हैं। H2 का मतलब हाइड्रोजन के ही दो परमाणु हैं यहाँ पर। ठीक, और यौगिक का मतलब दो अलग अलग प्रकार के तत्व, जैसे एक H एक Cl, तो बन गया HCl। तो HCl क्या हो गया, यौगिक। ठीक है, जैसे एक Na तत्व हो गया और दूसरा तत्व हो गया Cl, तो क्या बन गया, NaCl। तो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं तो बनते हैं यौगिक, और एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो बनते हैं तत्व। ठीक, एक ही प्रकार के परमाणु से तो बनते हैं तत्व, और अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु से बनते हैं क्या, यौगिक। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, परमाणु। वैसे परमाणु के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और एक होता है अणु। ठीक है, परमाणु एटम सुना है ना आपने, और एक होता है अणु मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटी यूनिट होती है, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है, परमाणु। ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। और अणु क्या है, दो परमाणु मिलकर के या दो से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु। और परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। परमाणु के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। जैसे सोडियम कोई पदार्थ है, तो सोडियम के अंदर सबसे छोटी इकाई है परमाणु। बहुत सारे सोडियम के परमाणु मिलकर के सोडियम का निर्माण करते हैं। इसी तरह बहुत सारे पोटेशियम के परमाणु मिलकर के पोटेशियम का निर्माण करते हैं। ठीक है,
जैसे HCl, HCl क्या हो गया, अणु हो गया यहाँ पर, एक परमाणु एक परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु एक क्लोरीन का परमाणु, तो क्या बन गया ये अणु। इसी तरह क्लोरीन परमाणु है या अणु है, क्लोरीन कितने परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, 2 परमाणुओं से, क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के बना रहे हैं Cl2, तो क्लोरीन क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए, अणु हो गए। Cl2 भी अणु है, Br2 भी अणु है, I2 भी अणु है, H2 भी अणु है, और ये भी क्या है, सारे के सारे अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो तत्व है ये सब क्या है, तत्व, और ये भी क्या है, तत्व, और ये क्या है, यौगिक, ठीक है। लेकिन ये भी अणु है और ये भी अणु है, Cl2 Br2 I2 H2 क्या है, अणु, HCl NaCl क्या है, अणु है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाएं तो क्या बन जाता है, अणु, और प्रकृति में अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ की, लेकिन ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। और अणु जो है, अणु वह छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो H नहीं पाया था, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस प्रकृति में किसके रूप में होगी, H2 के रूप में होगी, अणु के रूप में होगी। इसी तरह आयोडीन गैस I2 के रूप में होती है, एक आयोडीन का परमाणु नहीं रहेगा, आयोडीन के 2 परमाणु साथ रहेंगे, और 2 साथ रहेंगे तो क्या बन गई, I2, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, अणु रहता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक। तो उससे क्या समझे, परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है। और अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाएं तो क्या बन जाता है, अणु, और अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम इससे आगे शुरू करेंगे, आज का जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे आज हम। देखो बच्चों, आप ये चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नियमित रूप से देखते रहना है। अगर आप हमारे सभी वीडियो नियमित रूप से देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारी गारंटी है कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखो बच्चों, अब आपकी स्कूल में क्लासें नहीं चल रही हैं। स्कूल में जब आप आते हैं तो आप पर दबाव रहता है टीचर्स का, तो आप पढ़ते हैं। अब आपको स्वयं अपने आप को पढ़ना है, यहाँ बिना प्रेशर के। अब आपके घर पे आपको पढ़ना है, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जो भी वीडियो आ रहे हैं केमिस्ट्री के, उनको नियमित रूप से देखना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, नोट्स भी बनाते रहने हैं और उनको रेगुलर पढ़ते भी रहना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप से आपको वादा करना है कि मुझे नियमित रूप से पढ़ना है और अपने काम को सही समय पर करते रहना है। तो बच्चों, आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं का जब संयोग होता है तो बनते हैं क्या? यौगिक। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु जब संयोग करते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। अब यौगिक कैसे बनते हैं? जैसे हमने देखा कि HCl का निर्माण हो गया, HCl, एक H एक Cl के परमाणु के संयोग से, ठीक है। जैसे CO2 का निर्माण हो गया, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से। जैसे H2O का निर्माण हो गया, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के H2O बनाता है। तो जब शुरुआत में, जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उस समय जब वैज्ञानिकों को पता लगा कि यौगिक होते हैं और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, तो यौगिक का निर्माण, अब उनको ये देखना था कि यौगिक जो है उसमें जो तत्व होते हैं वो किस प्रकार से रासायनिक संयोग करते हैं। यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कैसा रहता है, तत्व किस द्रव्यमान में आपस में संयोग करते हैं, उनका द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सरल अनुपात में होता है या वो जटिल अनुपात में होता है या वो किस अनुपात में संयोग करते हैं। ये सब बातों को पता लगाया वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, और उन्होंने नियम दिए। उन नियमों के बारे में बात करेंगे। यहाँ रासायनिक संयोग के 5 नियम देखेंगे हम, ठीक है। रासायनिक संयोग के कितने नियम देखेंगे? 5। लेकिन इस वीडियो में हम 3 नियमों की बात करेंगे, 2 नियमों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर सभी नियम हम इस वीडियो में देखते हैं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत आएगी, आप समझने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पहला नियम देखेंगे। तो पहला नियम देखते हैं हम। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम फ्रांस के रसायनज्ञ थे ए लावूसिए, उन्होंने दिया था। किसने दिया था? लावूसिए। लगभग 1789 की बात है, ये 1789 की बात है, ठीक है। देखो, इन्होंने पदार्थ, किसी रासायनिक या किसी भौतिक परिवर्तन में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उनकी मात्राओं में, उनके द्रव्यमानों में क्या संबंध होता है, इसका पता लगाया था लावूसिए ने, और उस आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया था। ये क्या कहते हैं कि किसी भी भौतिक परिवर्तन या किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थों की मात्राएं या पदार्थों के जो द्रव्यमान हैं वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है तो परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का द्रव्यमान और परिवर्तन से पूर्व पदार्थ के द्रव्यमान क्या रहते हैं? समान रहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता है एक तो होता है क्रियाकारक और एक होता है क्रियाफल, ठीक है। तो क्रियाकारक और क्रियाफल के जो द्रव्यमान हैं वो समान रहते हैं। क्रिया के पश्चात क्रियाकारक के द्रव्यमान में न तो कमी आती है न ही
वृद्धि होती है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही क्रियाफल का होता है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इस नियम से ये बात भी पता चलती है कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो बनता है CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रियाकारक C कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन है तो 32, और यहाँ कितना हो गया 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 16 दूनी 32। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया टोटल द्रव्यमान 12 और इधर कितना है 32, तो 12 और 32 कितने हो गए 44, और इधर भी कितना है 12 32 44, यानी क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है समान है। ठीक है, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बात किसी भौतिक परिवर्तन पर भी लागू हो सकती है। जैसे बर्फ लेते हैं और बर्फ को फ्लास्क में रख करके उसका वजन, उसका द्रव्यमान पता लगा लेते हैं। ठीक, और फिर उस बर्फ को पिघलाते हैं, उसको ढक करके और उसको गर्म करते हैं तो बर्फ पिघल जाती है, और उसके बाद उसका द्रव्यमान देखते हैं तो वो पहले के बराबर ही होता है। यानी भौतिक परिवर्तन के बाद द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्रिया करने से पूर्व और क्रिया करने के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान क्या रहते हैं स्थिर रहते हैं, द्रव्यमानों में परिवर्तन नहीं आता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। सिंपल सवाल आते हैं इन पर आधारित, जिनको कर सकते हैं हम आसानी से। जैसे एक सवाल है 100 ग्राम CaCO3 के अपघटन से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, तो प्राप्त CaO का द्रव्यमान कितना होगा। देखो बच्चों, बिल्कुल सरल सवाल है, सरल न्यूमेरिकल है। देखो CaCO3 का 100 ग्राम अपघटित होकर के 44 ग्राम CO2 बना रहा है, तो CaO का द्रव्यमान क्या होगा। देखो CaCO3 का अपघटन होता है कैसे, CaCO3 को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसका अपघटन होता है CaO प्लस CO2 में। ये तो है अभिकारक और ये दोनों हो गए उत्पाद। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पढ़ा है ना हमने। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने, CaCO3 का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। ठीक, और उत्पाद में CO2 का द्रव्यमान कितना दे रखा है 44 ग्राम,
और CaO का द्रव्यमान पता लगाना है। इसको मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं, x ग्राम। ठीक है। अब हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है ना हमने। क्या है, जो इसका द्रव्यमान होगा वही इन दोनों का द्रव्यमान होगा। इसके द्रव्यमान की बात करें तो कितना है, 100 ग्राम, और CaO का द्रव्यमान कितना है, x, और CO2 का कितना है, 44। ठीक है, दोनों का योग 100 के बराबर आना चाहिए। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब इस x का मान पता लगा लेंगे। x बराबर 100, ये 44 इधर आ जाएगा तो -44, बचेगा कितना, 56 ग्राम। तो CaO का भार या द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 56 ग्राम। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सरल है। पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिया में, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, जितना पदार्थ हम लेंगे अभिक्रिया के बाद भी उतना ही पदार्थ हमें प्राप्त होगा। अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही पदार्थ प्राप्त होगा जितना पदार्थ हमने अभिक्रिया करवाने के लिए लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब नेक्स्ट नियम देखेंगे हम, दूसरा नियम देखेंगे हम। ठीक है, देख लें दूसरा, चलो तो ठीक है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या इसको कहते हैं स्थिर संघटन का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर संघटन का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये नियम। ये नियम क्या कहता है कि किसी शुद्ध पदार्थ, किसी शुद्ध पदार्थ में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, चाहे पदार्थ किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, किसी शुद्ध यौगिक, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया है। ठीक है, यह है स्थिर अनुपात का नियम। बिल्कुल सरल सी बात कहिए। देखो क्या कह रहा है कि किसी शुद्ध यौगिक की बात करें तो शुद्ध यौगिक के नमूने में जो तत्व उपस्थित हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे उस यौगिक को हम किसी भी विधि से प्राप्त कर लें या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें। देखो
जैसे हमारे पास है जल, वाटर, पानी। अब पानी किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकता है हमें। जल हमें नल से प्राप्त हो रहा है, जल हमें बारिश से प्राप्त हो रहा है, जल हमें नदी से प्राप्त हो रहा है या समुद्र से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब देखो जल के स्रोत अलग अलग हैं। ये नल का जल है, ये बारिश का जल है और ये समुद्र का जल है। जल कहीं से भी हो, जल में उपस्थित जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर ही रहेगा। जैसे जल के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या सूत्र होता है? H2O होता है। ठीक है। अब जल नल से होगा तो भी वो H2O ही है, जल बारिश का है तो भी वो H2O ही है, और जल समुद्र का है तो भी वो H2O ही होगा। और H2O में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन का भार द्रव्यमान कितना है? 1 परमाणु भार होता है 1 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। ठीक। तो जल के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन का 1 है तो कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का 16। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 1:8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? कितना है? 1:8 है। अब जल चाहे नल का है तो भी उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 है। जल बारिश का है तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 है, और जल समुद्र का है तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है। स्रोत बदलने पर, विधि बदलने पर शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात नहीं बदलता है, वो स्थिर रहता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सरल सी बात है। ठीक है। हम देखो किसी भी स्रोत से किसी भी यौगिक को अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर लेंगे तो अनुपात जो उसमें तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। समझ में आ गई बात? उदाहरण समझ में आ गया ना सबको? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो प्राप्त करते हैं हम कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से प्राप्त करते हैं CO2। ठीक है। एक प्राप्त करते हैं हम कैसे? जैसे अभी हमने प्राप्त किया था CaCO3 का अपघटन करते हैं, CaCO3 को गर्म करते हैं। तो CaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? CO2 प्लस CaO। ठीक है। एक तो CO2 हमने प्राप्त की कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया से, एक CO2 प्राप्त की हमने CaCO3 के अपघटन से। 2 अलग अलग तरीके से हम CO2 प्राप्त कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब CO2 में इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? 12:1। एक ऑक्सीजन का 16 है तो CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 दूनी 32। तो द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4×12 और 8×32, यानी 3:8। यही हो जाएगा। तो CO2 यहाँ प्राप्त हुई है कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया से, तो भी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही रहेगा। और CO2 CaCO3 के अपघटन से प्राप्त हुई है तो भी यहाँ पर
कार्बन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही रहेगा। ये बताता है हमें स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्थिर अनुपात का नियम यही बताता है कि किसी भी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब हमें तो ये नियम थोड़े ऐसे लग रहे हैं हास्यास्पद से, सर ये क्या बता रहे हो आप। यहाँ H2O का सूत्र, जल है तो जल का सूत्र तो H2O ही रहेगा यहाँ पर, वो हमें भी पता है कि इसका सूत्र H2O ही रहेगा। और जब सूत्र H2O रहेगा तो हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 रहेगा तो अनुपात 1:8 ही रहेगा। तो ये तो मेरे हिसाब से कहने वाली, ये आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि ये भी कोई बताने वाली बात है। ये तो हमें पता लग रहा है कि जल का सूत्र यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, तो अनुपात 1:8 रहेगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्राप्त कर लो चाहे यहाँ से प्राप्त कर लो, सूत्र तो एक ही है, तो अनुपात 3:8 ही रहेगा। बच्चों आज आपको ये सरल लग रहा होगा, आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे, लेकिन उस समय ये पता नहीं था, वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि जल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व के परमाणु उपस्थित हैं। उस समय वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट से ही पता लगाया, तो उस समय सूत्र नहीं पता था बच्चों, उस समय इनके सूत्र नहीं पता थे, जल का सूत्र नहीं पता था कि जल का सूत्र H2O होता है। उस समय ये नहीं पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। अब हमें सूत्र पता है, इसलिए हमें ये थोड़े सरल लग रहे हैं। तो जब उस समय सूत्र नहीं पता थे तो वैज्ञानिकों को ये बात पता लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है, उनकी मेहनत से ही हमें उनके सूत्र और ये सारी चीज़ें पता लग पाई हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको स्थिर अनुपात का नियम। अब नेक्स्ट तीसरा नियम क्या है वो देखेंगे अब हम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है का जो अनुपात है वो सरल होता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे कहें, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, यह है गुणित अनुपात का नियम। देखो क्या है ये नियम, ध्यान से पढ़ना है हमें एक बार। जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक, तो एक द्रव्यमान, तो एक तत्व के द्रव्यमान, एक तत्व और लिखेंगे यहां पर हम, एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। कैसे? देखो, जैसे दो तत्व हैं, एक तो है कार्बन
और एक है ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से दो यौगिक बनते हैं। कौन कौन से यौगिक बनते हैं? एक तो बनता है CO2 और एक बनती है CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं ना दो यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एक बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहे हैं, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन दो तत्व हो गए और दोनों एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो CO में कार्बन और ऑक्सीजन। CO में कार्बन का भार कितना है? परमाणु भार 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो CO में कार्बन कितना है? 1 यानी 12। और CO2 में भी कार्बन कितना है? 12। ठीक है, तो यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 यानी 16। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 यानी 16 दूनी 32। ग्राम में लिखें तो ये 12 ग्राम, ये 16 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 32 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये नियम क्या कह रहा है? दो तत्व कौन कौन हो गए? कार्बन ऑक्सीजन एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, CO और CO2। फिर क्या कह रहा है? तो एक तत्व के द्रव्यमान, एक तत्व है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के 16 और 32 दो द्रव्यमान हैं जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान कितने से? 12 से। इधर भी कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। इधर भी कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 से संयोग करते हैं। तो इनमें जो अनुपात होगा वो क्या होगा? सरल होगा। समझ में आ गई बात? दोबारा समझो एक बार। देखो दो तत्व, नियम क्या कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दो तत्व हो गए C और O, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के दो यौगिक बना रहे हैं। एक तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक, अब एक तत्व कौन है? ऑक्सीजन, जो दूसरे तत्व कौन है? कार्बन के निश्चित द्रव्यमान संयोग कर रहा है। यहाँ कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है दोनों में, यहाँ भी 12 है, यहाँ पे 12 है। तो ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान कार्बन के निश्चित द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं ना, यानी 16 और 32, ये एक सरल अनुपात में होंगे। कैसा अनुपात होगा इनका? सरल। यानी 16 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 16, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 32। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। समझ गए बात को? तो ये कहता है ये नियम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, आप देखो जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कौन से यौगिक बनते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी दो यौगिक बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा H2O और एक बन जाता है H2O2। H2O और H2O2। H2O तो क्या है? जल। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो यहां हाइड्रोजन का भार, परमाणु भार 1, ऑक्सीजन 16। तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 2 ग्राम। इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहां पर भी कितना हो गया? 2 ग्राम। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो कितना हो गया? 16 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 2 का मतलब 16 दूनी 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 है तो 16 दूनी 32 ग्राम। समझ में आ गई ना बात? अब देखो इस नियम से ही पता चल रहा है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हो गए, ये दो यौगिक बना रहे हैं। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम संयोग कर रहा है। तो ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, उनका जो अनुपात है वो देखो 16:32। कैसा अनुपात है? एक सरल अनुपात
है ना सरल अनुपात। समझ में आ गई बात। एक उदाहरण और देखते हैं। देखें, इसको नोट कर लो आप एक बार, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके और ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन के 5 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो बनता है N2O, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से। एक तो क्या बन गया N2O, एक बनता है NO, बनता है N2O4, एक बनता है N2O3, एक बनता है N2O5। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले यौगिक हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का जो भार होता है वो होता है 14, ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने इसमें, 2, तो नाइट्रोजन का भार कितना हो जाएगा इसमें, 28 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हो गया 16 ग्राम। यहाँ NO में नाइट्रोजन कितना है, एक ही नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन कितने हैं, एक है 16। ठीक है, यहाँ N2O4, 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया, 28, इसको मैं भी लिखूंगा बाद में, 28। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 16 चौका 64। यहाँ N2 28, ऑक्सीजन 16 × 48। यहाँ N2 कितना है, 28, नाइट्रोजन 2 है ना, 14 दूनी 28, ऑक्सीजन 16, 5 80। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन 1 है तो कितना हो गया, 14, ऑक्सीजन कितना हो गया, 16, लेकिन सब में नाइट्रोजन कितना है, 28। जब 14 से 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो उससे 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है। 14 ग्राम नाइट्रोजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है। अगर यहाँ 2 ले लें तो कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम ऑक्सीजन, डबल हो जाएंगे ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम ऑक्सीजन संयोग करेगा, 32 ग्राम। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको दुगना कर दिया तो ये भी दुगना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 28 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 ग्राम। इनको सेम करने के लिए हमने ऐसा किया है। देखो दोबारा समझेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से ये 5 प्रकार के यौगिक बन रहे हैं। नाइट्रोजन का भार होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28, 1 ऑक्सीजन है तो 16। यहाँ 1 नाइट्रोजन था तो 14 और 1 ऑक्सीजन था तो 16, लेकिन दोनों को 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32। इसी तरह यहाँ N2 14 दूनी 28, ऑक्सीजन 4, 16 चौका 64। यहाँ N2 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 48। N2 नाइट्रोजन N2 14 दूनी 28, ऑक्सीजन 5 है और 5 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 80। समझ में आ गई बात। अब देखो उस नियम को अप्लाई करो। क्या है नियम, कि 2 तत्व आपस में मिलकर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हो गए ना, ये दोनों आपस में मिलकर के 5 प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के द्रव्यमान नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तो इनके जो द्रव्यमान है ऑक्सीजन के, वो एक सरल अनुपात में होंगे। ऑक्सीजन के द्रव्यमान कैसे होंगे, सरल अनुपात में होंगे। देखो इसमें 16, फिर इसमें 32, इसमें कितना हो गया 64, इसमें कितना हो गया 48 और इसमें कितना हो गया 80। 16, 32, 64, 48, 80। 48 को पहले लिख सकते हो आप, मैं 48 को पहले लिख देता हूँ, 64 को इस तरह लिख दें, वही बात है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौका 64, 16 × 5 80। तो ये आ गया 1:2:3:4:5।
तो सरल अनुपात आ गया ना ये, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सरल होता है, यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान सरल अनुपात में संयोग करते हैं किससे? नाइट्रोजन से। क्लियर? तो ये हमने रासायनिक संयोग के 3 नियम पढ़े और तीनों सरल नियम हैं। पहला नियम देखा हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी क्रिया से पहले और क्रिया के बाद द्रव्यमान क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान में न तो कमी आती है न वृद्धि होती है, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो। दूसरा नियम देखा हमने स्थिर संघटन या स्थिर अनुपात का नियम। शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक। और तीसरा नियम देखा हमने गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, क्लियर? वीडियो को ध्यान से देखोगे तो नियम बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है बच्चों। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करना है। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेज साइंस गुरुकुल नारायणपुर के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।